जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्त आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। दोस्तों यह जो है प्रकाश के अपवर्तन का सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाला है, पार्ट 1। लगभग ये जो है आपका टोटल थ्योरी यानी कि जितने भी आपके प्रकाश के अपवर्तन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को जो है हम लगभग 4 से 5 पार्ट वीडियो में जो है आपका कवर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं उस चीज को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, यानी आपको जो पढ़ना है इसमें प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? एक कारक होता है। प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब दोस्तों बात आता है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ने से पहले जो है आपको एक पता होना चाहिए पॉइंट, पारदर्शी माध्यम। ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है? दोस्तों आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आसानी से पार हो जाए। जैसे अभी आप इस बोर्ड को देखें तो इसमें अगर प्रकाश जलाएं तो उसके पीछे क्या है आपको नहीं दिखेगा। हालांकि इसके पीछे दीवार है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन हवा में अगर, जैसे अभी हवा है तो हवा में अगर प्रकाश जलाएंगे तो पूर्ण रूप से पार हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। पानी में, साफ पानी में अगर आप प्रकाश जलाएंगे यानी टॉर्च जलाएंगे तो आपको जो है पानी में कुछ भी दिख जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकाश का यानी पारदर्शी माध्यम है। क्या है? प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए उसे प्रकाश का पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे अब हीरा में भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाएगा, शीशा में भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाएगा। यही सब क्या हो गया? एक पारदर्शी माध्यम हो गया। अब पारदर्शी माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। अब ये विरल माध्यम और सघन माध्यम का कोई डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना है। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये विरल और सघन जो है कुछ अलग तुलना में हो जाता है। आप सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे बताइए, ये क्या है? एक छोटा रेखा है, एक ऐसी रेखा है, एक छोटा रेखा है। और ये क्या है? ये छोटा रेखा हो गया, ये क्या हो गया? बड़ा रेखा। अब बताइए ये जो है ये कौन सा रेखा है? तो आप कहेंगे ये जो है इससे बड़ा रेखा है, लेकिन इससे क्या है? छोटा रेखा है। यानी कोई भी रेखा जो है वो उस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं। सेम वैसा ही होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? जैसे देखिए अभी हम अगर हवा ले लें, हवा और अगर पानी ले लें, हवा और पानी ले लें, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा? एकदम बहुत आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन पानी में थोड़ा सा इसको कष्ट होगा पार होने में। तो हवा क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया? विरल माध्यम। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। हवा हो गया विरल माध्यम, पानी की तुलना में हवा हो गया क्या? विरल माध्यम। अब ये क्या हो गया? सघन माध्यम। लेकिन अब पानी की जगह पे अगर हम कांच ले लें, क्या ले लें? कांच। तो अब बताइए कांच में प्रकाश ज्यादा अच्छा से पार होगा या पानी में? तो आप कहेंगे पानी में सही से प्रकाश पार होगा और कांच में जो है उससे कम उसकी चाल होगी। तो पानी क्या हो गया? यहाँ पे पानी हो गया विरल माध्यम और ये कांच हो गया सघन माध्यम। अब कांच की भी तुलना अगर हम हीरा से कर दें तो अब बताइए हीरा में प्रकाश की चाल बहुत ही कम होता है, तो कांच की तुलना में हीरा क्या हो जाएगा? कांच की तुलना में हीरा हो जाएगा सघन माध्यम और कांच हो जाएगा विरल माध्यम। इस बात को आप समझ गए होंगे कि किसी की भी तुलना जो है करते हैं तो उसमें जो है जो आपका विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम होता है, इस चीज को आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो पारदर्शी माध्यम आपने समझ लिया, विरल और सघन को आपने समझ लिया। यानी विरल और सघन वही होता है, जैसे हवा और पानी में आप समझ गए कि हवा क्या है? एक विरल माध्यम है, यानी इसमें प्रकाश बहुत जल्दी तेजी गति से पार होता है। और सघन माध्यम क्या हो जाएगा? जिसमें प्रकाश हवा की तुलना में इसमें क्या होता है? प्रकाश थोड़ी धीमी गति से पार होता है। तो ये हो गया क्या आपका? पारदर्शी माध्यम का 2 प्रकार है, एक है विरल माध्यम और एक है सघन माध्यम। अब इस विरल और सघन को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं, क्योंकि चैप्टर वही है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उस चीज को समझिए। देखिए प्रकाश का परावर्तन में आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन में ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें कौन सा माध्यम होगा? पारदर्शी माध्यम। इसमें क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपका ले लिए, ये कोई हम शीशा ले लिए, क्या ले लिए? एक शीशा ले लिए। अब बताइए इससे जब प्रकाश जाएगा, ये टेढ़ा प्रकाश भेजना है, नहीं तो अगर लंबवत अगर प्रकाश पड़ेगी तो वो जो है एकदम बिना मुड़े सीधे मतलब वो निकल जाएगा सीधा। तो ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? ये हो गया क्या? तो हमने ये कह दिया हवा माध्यम है। क्या है ये? हवा। और ये क्या है? एक कांच है। क्या है ये? कांच है। अब बताइए हवा की तुलना में कांच क्या है? सघन माध्यम है। और हवा क्या है? तो विरल माध्यम है। अब बताइए जब विरल माध्यम से प्रकाश, ये क्या है? प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना किधर चाहिए? तो इधर जाना चाहिए इसको, लेकिन नहीं, इधर नहीं जाता है, बल्कि ये क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बिंदु पे, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इस पर एक अभिलंब पड़ता है, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब बताइए ये क्या हो गया? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या हो गया? आपतित किरण यानी कि विरल माध्यम से जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? सट जाएगा, यानी कि अपने पथ से वो बस विचलित हो जाता है, चाहे ऊपर भाग जाए या फिर नीचे भाग जाएगा।
इस तरह से हो जाता है। यानी जब विरल से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ पे न जाने के बजाय विचलित हो जाता है, और इसमें रियल में जो सही होगा वो ये होगा, क्योंकि विरल से जब सघन में जाएगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। और इसका नाम क्या है? इस बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। यहां तक क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक, क्योंकि इसी पे तो पड़ा हुआ प्रकाश, तो इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। और ये क्या हो जाएगा? जो आने वाली किरण है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये कौन सा किरण बन जाएगा? ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, क्योंकि ये किरण क्या हुआ? पार हुआ ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यहां तक क्लियर है? तो आपने प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन को देख लिया। क्या होता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है? इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। चाहे ऊपर भाग जाएगा या नीचे भाग जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या फिर वो जो है अपने पथ से घबरा जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम को समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ये कुछ नियम के हिसाब से होता है, तो उसी नियम को अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए जो है कौन सा माध्यम जरूरी है? तो प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए आपको पता है पारदर्शी माध्यम जरूरी है। जब तक पारदर्शी माध्यम नहीं होगा प्रकाश पार नहीं होगा, तो कौन सा माध्यम जरूरी है? पारदर्शी माध्यम जरूरी है। अब बताइए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए कौन सा माध्यम जरूरी है? पारदर्शी माध्यम। लेकिन अगर बात करें विरल से जब सघन की ओर जाएगा, विरल से जा रहा है ना, तो विरल से जब सघन की ओर जाएगा प्रकाश की किरण, तो वो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर सट जाती है। ये क्या हो जाता है? यहाँ देखिए, अभिलंब की ओर सट जाएगा, तो यहाँ पे पारदर्शी माध्यम हो गया। अब ये जो है क्या होगा कि विरल से जब सघन में जाती है, विरल से जब सघन में प्रकाश प्रवेश करती है तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर सट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन इसका अपोजिट अगर देखें, अगर सघन से विरल में जाएगा, क्या होगा? अगर सघन से विरल में प्रकाश जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि अभिलंब से दूर भागता है। क्या होता है? अभिलंब से वो दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागती है, से दूर भागती है। ये हो गया आपका। यानी ये तीनों टॉपिक जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब देखिए, ये जो है आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये क्या हो गया? ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण को भी आर से डिनोट किया जाता है और आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। हालांकि इसकी चर्चा यहां भी हम लोग करेंगे। अब बताइए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्या? किसी भी हाल में बराबर नहीं होगा। लेकिन अब बराबर कब होता है? जैसे ये इधर से गया और ये जो है क्या होता है कि इसी दिशा में जा रहा है, और तब अभिलंब अगर इस तरह से बनता तब ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इस तरह से जा नहीं रहा है ना, तो ये कोण क्या होगा? इसकी तुलना में क्या हो रहा है? ये कोण बड़ा हो रहा है। इसकी तुलना में ये कोण क्या है? बड़ा है ना। लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो जो है अपवर्तन कोण क्या होगा? आपका बड़ा होगा। यहां तक क्लियर है? अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं? अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस नियमों का पालन करते हुए अपवर्तन की घटना होती है उसी को प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के फलस्वरूप जो उसके साथ घटना घटता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्लियर है? तो प्रकाश के अपवर्तन का अगर देखें तो ये भी दो नियम है। कितना नियम है प्रकाश के अपवर्तन का? दो नियम। अब इस नियम को पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे फिर से एक ये जो है चित्र बना लिया। यहाँ पे हमने जो है ये कौन सा माध्यम बना लिया? तो ये जो है हमने हवा कह दिया इसको, और इसको हमने पानी कह दिया। अब हवा की तुलना में पानी क्या है? एक सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। और ये क्या है? तो एक विरल माध्यम है। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, अगर ये क्या हो गया? अपवर्तक सतह। अगर प्रकाश, ये देखिए, अगर इस तरह से आ रहा है प्रकाश, यानी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है अगर किरण पे, तो वो क्या हो जाएगा? यानी ये सघन माध्यम की विरल माध्यम? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अपने पथ से ये जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन इधर ना जा करके ये अभिलंब हम बना देते हैं यहाँ पे, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो इसको जाना किधर चाहिए? जाना चाहिए इसको किधर? तो जाना चाहिए तो इसको इसी दिशा में, लेकिन इधर नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अभिलंब की ओर सिकुड़ जाती है। यानी हवा एकदम ऐसे करके एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पानी में घुस रहा है। तो पानी में जैसे, अब बताइए, किसी को पानी में अगर आप अचानक धकेल देंगे या फिर उसको ठेल देंगे उसमें, तो क्या होगा? वो अचानक पीछे मुड़ के देखेगा कौन साला ठेला है हमको। तो उसी तरह से इसको हम पानी में अचानक इस प्रकाश की किरण को ठेल दे रहे हैं, तो ये भी जो है थोड़ा सा झुक करके किसको देखता है? जो इसको धकेल दिया है इसको पानी में। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से ये जो है किधर मुड़ जाएगी? तो ये जो है अपने, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये कौन सा क्या है? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जबकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो है क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? इसका नाम आपको पता होगा, क्या नाम है? आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? एन, यानी कि हो गया क्या? अभिलंब। अभिलंब हो गया ये हो गया अपवर्तक सतह। ये क्या हो गया? ये हो गया आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया क्या? अभिलंब। हम तो यहाँ पे लिख दिए हैं। ये क्या हो गया? तो भाई ये हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और ये क्या हो गया? ये हो गया परावर्तन कोण। अब देखिए अपवर्तन कोण यानी कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण देखिए क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, यानी बराबर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो था आपका विरल से सघन। जब सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा? उस घटना को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे हमने बना लिया एक माध्यम, इसको हमने जो है क्या कह दिया? ये कांच है। क्या है ये? एक कांच है। ये कांच हो गया, ठीक। या फिर आप कह दिए कि ऊपर ही क्या है? कांच है। ये कांच है एक, और इधर क्या है? तो इधर पानी है। तो कांच की तुलना में पानी क्या है? विरल माध्यम है। अरे कांच से नरम ही है ना पानी, तो इसमें क्या हो गया? ये विरल माध्यम, ये प्रकाश इसमें ज्यादा तेजी से जाएगा। तो कांच से जब प्रकाश आएगी, ये प्रकाश गया कांच से, इधर थोड़ा सा करके बनाते हैं, ये प्रकाश कांच से गया तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अभिलंब जब बनाए तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। यानी इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। ये हो गया इसका घटना। अब बताइए जब इधर भागा तो इसका क्या हो गया? ये हो गया क्या? अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, और ये क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा था, जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो क्या हो रहा है? अपवर्तन कोण बड़ा हो रहा है। लेकिन जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा था तो अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था। तो इस घटना को आपने यहाँ पे समझ लिया। अब ये जो नियम रूल होता है, इसका जो रूल होता है, यानी कि नियम जो होता है वो दो नियम होता है। एक नियम क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। एक नियम आपने जो प्रकाश के परावर्तन में नियम पढ़ा है वही नियम है। क्या है नियम वो? तो देखिए, ये आपतित किरण, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोले हम? आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या है ये? अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? तीनों क्या है? एक ही तल में है ना? एक ही तल में है तीनों, तो तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए। दूसरा नियम क्या होगा? तो दूसरा नियम आप यहां पे देखिए ध्यान से। जब प्रकाश की कोई, या फिर किसी प्रकाश का एक वर्ण के लिए, सब प्रकाश किसी प्रकाश के एक वर्ण के लिए, या फिर प्रकाश की किरणों में एक वर्ण के लिए, कोई एक रंग ले लीजिए आप, प्रकाश की किरणों के लिए एक रंग, या फिर किसी एक वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी एक वर्ण के लिए, एक वर्ण का मतलब होता है रंग, प्रकाश के किसी एक वर्ण के लिए, एक वर्ण के लिए आपतन कोण, यही है ना आपतन कोण, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया। अब देखिए जिया को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइन, और यहाँ आपतन कोण को क्या बोलते हैं? आई। तो साइन आई यानी आपतन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया। जिया का मतलब हो गया यहाँ पे साइन, है ना, और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो साइन आई और साइन आर क्या होता है? यानी कि प्रकाश के किसी एक वर्ण के लिए या एक रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, या फिर इसका अनुपात, आर का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या बताए? साइन आई, तो साइन आई लिखिए आप। उसके बाद दूसरा नंबर क्या बताए? साइन आर, तो इसका अनुपात बोल रहे हैं तो इसका साइन आया, साइन आर लिख दिया यहाँ पे, साइन आर। और इसका अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, एक नियतांक, यही होता है ना। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे कई तरह के इसको नाम से जाना जाता है। एक नियतांक का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे जो है आपतन कोण अगर 2 ले लिए और ये 4, अगर हम आपतन कोण 2/4, 6/12, 3 बटे जो है 6 ले लिए, 6 बटे, और यहाँ पे जो है 2/4 ले लिए। तो अब बताइए ये जो है, जो इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4। यानी देखिए आपका ये जो अंक है वो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन इसका जो नियतांक आ रहा है यानी जो मान आ रहा है वो एक ही नियतांक आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है कई तरह के नामों से बुलाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो कई तरह के नामों से, एक नियतांक को n21 भी कहा जाता है। n21 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये आपके एग्जाम में नहीं बने, साइन आई बटे साइन आर। n21 बराबर साइन आई बटे साइन आर। इस चीज को आप जो है ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये चीज जो है आपने समझ लिया होगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम को, प्रकाश का अपवर्तन और पारदर्शी माध्यम को आपने समझ लिया होगा। अगर अभी भी किसी चीज को समझने में कठिनाई हो रही है तो इस वीडियो को जो है आप दोबारा वॉच कीजिए, आपको जो है इजिली तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले टॉपिक को हम लोग तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक ये है कि आपका प्रकाश की चाल, यानी किसी भी वस्तु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जैसे देखिए हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, जल में जो है प्रकाश अगर जलाएंगे वो कितनी स्पीड से जाएगी, या फिर जो है कांच में, हीरा में, इन सभी चीजों में अगर प्रकाश को जलाएंगे तो वो कितना स्पीड से जो है वो तय करेगा। तो आपको जो है ये चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक होता है निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्वात को ही शून्य कहते हैं। अब ये क्या है निर्वात, देखिए एक हमने जो है ये बना लिया एक शीशा का थी, ठीक, शीशा का एक जो है हम आयत बना लिए या फिर एक डब्बा बना लिए। इसको क्या किए कि यहाँ जितना भी इसमें हवा है, हवा तो इसमें है, उस हवा को जो है वायु चूसक जो यंत्र होता है उससे हम टोटल हवा को चूस कर निकाल लिए और ये इसको जो है बंद कर दिए। तो ये जो माध्यम हो गया, इसमें कोई भी माध्यम नहीं, ना हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो माध्यम हो गया इसी को बोलते हैं हम लोग निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात। यानी इसका जो मान हो गया वो गया शून्य। तो इसमें जो प्रकाश चलता है और इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर आप कहें इसमें जो प्रकाश चलता है तो वो जो है 3 लाख 1 सेकेंड में प्रकाश चला जाता है। यानी 3 गुना 10 पर घातांक 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चला जाता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर जाता है निर्वात में प्रकाश। और ये निर्वात क्या होता है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे अगर हम पत्थर रखें, एक पत्थर की टुकड़ा ले लिए, एक कागज ले लिया यहाँ पे, एक पेन ले लिया यहाँ पे, और जो है हम कोई और सामग्री ले लिए, एक रुआ यहाँ पे ले लिए, ठीक। तो इस सभी चीजों को, इन चारों चीजों को जब गिराया जाएगा निर्वात में तो ये सभी के सभी कौन आएगा नीचे, आप कहेंगे पत्थर, नहीं, यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं, यहाँ हवा नहीं है। यहाँ पे जब हवा नहीं है तो सभी जो है एक साथ नीचे आएगा, एक साथ गिरेगा, ये तीनों, यानी पत्थर भी, रुआ भी, लकड़ी भी, और हर चीज क्या होगा एक साथ यहाँ पे गिरेगा। तो इसको बोलते हैं निर्वात में। क्लियर है, क्योंकि शून्य है यहाँ पे, कोई मतलब इसको नहीं है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में। क्लियर है। उसके बाद अगर देखें पानी में, यानी जल यानी कि पानी, तो पानी में जो प्रकाश की जो चलता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी जल में जो है इतना प्रकाश की चाल होती है। तो जल में इतना प्रकाश की चाल होता है, यानी कि 2,25,000, कितना, 2,25,000, ठीक, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना सेकंड चलता है। 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर तय कर लेता है। उसके बाद अगर देखें जल के बाद अगर कांच की बात करें, यानी जिसको शीशा कहते हैं, तो कांच में अगर प्रकाश को जलाएंगे तो वो जो है 2 लाख किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में 2.10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर जाता है कांच में प्रकाश। और उसके बाद अगर देखें हीरा में, हीरा समझ रहे, डायमंड, तो डायमंड जो है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी हीरा में अगर हम प्रकाश जलाएंगे तो उसमें जो है 1,24,000 1 सेकंड में उतना मीटर तय करेगा 10⁸, यानी बोल सकते हैं 1,24,000 किलोमीटर पर सेकंड तय करेगा। किसमें, तो हीरा में। ये होता है प्रकाश की चाल। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब जो है आपका अपवर्तन समझिए क्या होता है, इस चीज को आपने क्लियर कर लिया, यानी प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक समझिए। अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, यहां पे लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी। और नीचे क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या होता है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको जो है किससे डिनोट किया जाता है, भी से। किससे, भी से। यानी कि अपवर्तनांक को जो है हम लोग n से डिनोट करते हैं,
निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, और उस माध्यम यानी जिस माध्यम का हमको प्रकाश अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब ये कैसे निकलता है, कैसे काम करता है, अगर अपवर्तनांक का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को जो है अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हालांकि म्यू से भी डिनोट किया जाता है, यू लिख दीजिए और इसका कॉलर पकड़ के इधर के खींच दीजिए, ये क्या हो जाएगा, म्यू बन जाता है आपका। क्लियर है। अब अगर आप देखें अपवर्तनांक अगर निकालते कैसे हैं, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे अगर आपको बात किया जाए भाई हम लोग जल का अपवर्तनांक कैसे निकालें, जल का अपवर्तनांक कैसे निकालें, तो जल का अपवर्तनांक यानी अब इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे यानी प्रैक्टिकल, ठीक। जल का अपवर्तनांक यानी प्रकाश की चाल हमको पता होना चाहिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तो लिखना ही है, किसका निकालना है, जल, जल का क्या निकालना है, अपवर्तनांक यानी n। तो क्या होता है C/V, यानी कि C क्या हो गया, प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और बटे में क्या है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम में आपको निकालना है। तो जल में प्रकाश की चाल आपको पता होना चाहिए, क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये चीज आपको अगर देखें तो यहाँ पे दो चीज आपका सेम दिख रहा है, यानी ये और ये, है ना, ये चीज आपका सेम दिख रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इसको ले लीजिए, क्या है, 3 गुणा, बस इतना आपको लिख देना, ये आपको छोड़ देना, ये चीज देखिए सेम है ना, इसको छोड़ देना, क्या है, नीचे 2.25, अब पॉइंट उठाएंगे यानी उड़ा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 00, है ना। तो अब देखिए 3 × 100 तो कितना हो जाएगा, 300, बटे में कितना है, 225। अब इससे इसमें भाग दीजिए, तो 225 से जब 300 में भाग देंगे, 225 से 300 में आप भाग दीजिए, तो कितना बार में खाएगा, एक दफा में तो खा ही गया, कितना आएगा, 5 × 5 = 10, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ पे 2 बचा, 2 में 2 खत्म हो गया। अब पॉइंट दिए तो 0, अब कितना बार में खाएगा, 2 × 3 = 6, तो 3 बार में खिला देते हैं, 5 × 3 = 15, बचा 1, और 3 दूनी 6, 1 7, और 3 दूनी 6, कितना आया, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 यहाँ पे बचा, 7 7 14, यहाँ पे कितना बचा भाई, तो यहाँ पे आपका हो गया, यानी कि ये तो खत्म ही हो गया। उसके बाद पॉइंट है तो और 0, यानी कि ये ऐसे कर करके चलते जाएगा, फिर 3 बार में खाएगा, तो ये 1.33 जो आया आपका, ये क्या आ गया, यानी जल में आपका अपवर्तनांक कितना आया, 1.33, ये क्या हो गया आपका, जल में अपवर्तनांक। अगर आपको प्रकाश की चाल पता है तो अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से कांच में भी आप निकालिए, इस चीज का आपको होमवर्क रहा कि आप जो है कांच में खुद से निकालिएगा, कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, यानी निर्वात अपवर्तनांक निकालना है कांच का ना, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है, निकाल दीजिए। कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और बराबर है क्या, बटे में क्या है, तो बटे में है उस माध्यम में, यानी कांच में प्रकाश की चाल, है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये चीज जो है आपका सेम है, तो इस चीज को हम लोग कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही रहने देते हैं। तो ऊपर क्या है, 3 है, और नीचे क्या है, 2 है। तो देखिए 2 का जब आधा करेंगे 3 से तो क्या होगा, 1.5, यानी कि 1.5 10⁻, क्या हो गया आपका, गुणा हो जाएगा इधर ना, तो 1.5, यानी ये तो खत्म हो गया आपका, कट गया, तो 1.5 जो है वो कांच में अपवर्तनांक आ गया, 1.5, ये हो गया आपका कांच का अपवर्तनांक। तो अब आप जो है अपवर्तनांक निकालने, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब जो है अगला टॉपिक आपका है, कांच की आयताकार सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। तो कांच की आयताकार सिल्ली एक बना लेंगे हम लोग। तो कांच की आयताकार सिल्ली एक हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने क्या बना लिया, एक कांच की आयताकार सिल्ली बना लिया। कौन सा सिल्ली है, कांच की आयताकार सिल्ली है। इस चीज को हम लोग जो है मिटा देते हैं। तो कांच की आयताकार सिल्ली है, तो इसमें जो है प्रकाश ऐसे अगर पार किए तो ये क्या होगा, ये जो है आपको जाना, इसको चाहिए इधर, इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर ना जाकर के क्या हो जाएगा, अभिलंब से, यानी ये हो गया हवा का माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा ये, यानी कि इस ओर मुड़ेगा, किस ओर मुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर ये झुकेगा। तो जब अभिलंब की ओर झुक गया तो ये हो गया अपवर्तित किरण। यहाँ तक किरण कंप्लीट है। उसके बाद अगर देखें तो ये जो है अपवर्तित किरण हो गया। अब ये भी बाहर निकलेगा, यानी ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और इधर क्या है, तो हवा का माध्यम है। तो इधर जब निकलेगा तो यहाँ भी एक तो निकलेगा ये, यानी अभिलंब यहाँ भी तो बनेगा, तो एक अभिलंब हम यहाँ पे भी बना दिए। अब बताइए ये जो किरण निकलेगा ये इस तरह से निकलेगा, निकलना चाहिए इस तरह से इसको। तो ये जो किरण हो गया इसको हम लोग नाम देते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। इसको नाम देते हैं हम लोग निर्गत किरण कह के इसको, क्योंकि निकल गया किरण तो निर्गत किरण। ये कौन सा किरण है, तो ये हो गया अपवर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। और ये तो आपको पता ही है आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कौन है, तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और यहाँ पे देखिए ये हो गया अभिलंब और ये हो गया क्या, अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर देखें, अब बताइए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है,
या फिर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर मान लीजिए देख रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो इसको क्या लगेगा बताइए। इसको लगेगा कि ये जो प्रकाश है वो यहाँ से आ रहा है। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है, ये जो है देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ये प्रकाश जो है इधर से आ रहा है यानी पीछे से आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ये प्रकाश जो है पीछे से आया है। ये प्रकाश कहाँ से आया है, पीछे से आया है। ये भी प्रकाश, ये भी जो किरण है उसको कल्पना हम लोग इधर कर लेते हैं। अब बताइए ये जो किरण हो गया कौन सा किरण है, कहेंगे आपतित किरण। ये कौन सा किरण है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की ये क्या दूरी है, तो लंबवत दूरी, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या हो गया पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ये हो गया क्या, कांच में, कांच की आयताकार सिल्ली है ये, तो आपको लिख देना है नीचे कांच की आयताकार सिल्ली, यहाँ पे लिख देना है कांच की आयताकार सिल्ली, कांच की आयताकार सिल्ली, इतना आपको लिख देना है। ये आपने जो है बना लिया इस चीज को, तो इसका आप एक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद यानी कि अब लेंस के बारे में और प्रिज्म के बारे में जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।